हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 सितंबर से लेकर आज तक के हमारे जितने भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनके एनालिसिस को लेकर के। राइट। हमारे पास में आपको पता है डिफरेंट सोर्सेज से ये कलेक्शन होता है, जिसमें आप ऋषभ सर से प्रीलिम बूस्टर का जो पूरा पोर्शन है कवर करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप उस पोर्शन को रिवाइज कर पाते हो, साथ ही साथ क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो सकती है वो भी आपको समझ में आ जाती है। राइट। फिर सवाल ये आता है कि इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ कहां मिलेगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आपको पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप सीधा जाकर के डाउनलोड कर लेना जो भी पीडीएफ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वो चेक कर लो। ये पीडीएफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसके लिए आप जितनी भी आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस जो चलती हैं है ना, चाहे वो पारस सर लेते हो, मैं ले रहा हूं, या फिर कहते हैं ऋषभ सर ले रहे हैं, तो ओवरऑल आप वो सारी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अब देखो, आगे हम बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पे रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2025 के लिए। ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पहला तो एमसीक्यूज की बात करें तो 4,500 से ज्यादा तो जीएस के क्वेश्चन और 700 से ज्यादा सी सैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। और फिर दूसरा आ गया मेंस, जिसमें 450 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग और 30 से ज्यादा ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपकी जो खुद की पढ़ाई है उसमें एक सपोर्ट देने का प्रोग्राम है। दूसरा, यहां पर डिफरेंट फेजेस में काम हो रहा है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज नवंबर 11 से स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड फेज फरवरी से मार्च और फोर्थ फेज आपका मार्च से मई चलेगा। और पांचवा फेज आपके प्रीलिम्स जैसे ही हो जाएगी ना, उसके बाद में मेंस को टारगेट करते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो मैंने बताया वो एकदम प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। ठीक है। तो आप अगर सेल्फ स्टडी पर रिलाय कर रहे हैं, कंप्लीटली कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो करो, बहुत बढ़िया है ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस टू करेक्ट एन अपरेंट एरर इन द जजमेंट सच एज फैक्चुअल और लीगल मिस्टेक्स। सेकंड, टाइम लिमिट must be filled within 30 days of the judgment being delivered. Third, bench composition heard by the same bench that delivered the original judgment. ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये बताओ कि किस पिटीशन से संबंधित है। क्या ये क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है, स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, या फिर स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल पिटीशन? बताओ भाई क्या है इसका आंसर। देखो, अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जजमेंट में कुछ एरर हो गई, चाहे वो फैक्चुअल हो या फिर लीगल हो, मिस्टेक हो गई, उसको आप 30 दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई करवाना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से रिव्यू किया जा रहा है। अगर ये कीवर्ड भी पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा, आंसर आपका रिव्यू पिटिशन चला जाता है। राइट। 30 दिन के अंदर अंदर इसको आप फाइल करते हो। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो बेंच जजमेंट पहले दे चुकी है वही बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, वही बेंच रिव्यू करती है अपने डिसीजन को। समझ गए बात को। चलिए, इसके बारे में जो मुद्दा था वो आपको कोई डाउट वाली चीज नहीं है, वही स्टेटमेंट्स मोर और लेस यहां पे लिखे हुए हैं। आगे चलें। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड। विद रेफरेंस टू वाइकोम सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है, इन नवंबर 1936 Maharaja of Travancore signed a historical temple entry proclamation which removed the age-old ban on the entry of marginalized caste into the temples of the state. Second बोल रहा है, demonstration of Gandhian methods of civil disobedience as effective tools of protest was the great success of Wycombe सत्याग्रह। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, महाराजा और त्रावणकोर के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया गया था, राइट, इस वाइकोम सत्याग्रह के थ्रू। त्रावणकोर की बात अगर करें तो कहां पर है भाई, आज का जो केरला वाला एरिया हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या, मार्जिनलाइज कास्ट के जो लोग थे उनको टेंपल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। तो ऐसे में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का तरीका गांधी जी वाला सिस्टम, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, कि हम सरकार के कानून बनाए हुए हैं उनको नहीं मानते। इस तरीके का मैकेनिज्म उन्होंने फॉलो किया। रिजल्ट ये हुआ कि महाराजा को उनकी बात माननी पड़ी। प्रोक्लेमेशन मतलब एक डिक्लेरेशन कर दिया गया कि हाँ जी, आज से जो भी टेंपल्स हैं उनके अंदर मार्जिनलाइज्ड कास्ट के लोग भी एंट्री ले सकेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली राइट है, आंसर विल बी सी। तो ऐसे में ये वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड है।
आप देख सकते हैं 30 मार्च 1924 को स्टार्ट होता है, लंबा ये प्रोटेस्ट चलता है, फिर फाइनली महाराजा और त्रावणकोर ने ये अप्रूवल दे दिया कि हाँ वाकई में जो आज तक का हिस्टोरिकल एक चल रहा था सिस्टम उसको बंद कर दिया और फिर मार्जिनलाइज कास्ट के लोगों को भी एंट्री अलाउ कर दी। और जो प्रोटेस्ट का तरीका था वो गांधीयन प्रोटेस्ट था, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वीड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वीड का मतलब खरपतवार। ठीक है, these are unwanted plants that compete with the crop for resources. Second, these can indicate conditions like water level, soil compaction and pH value. करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। बताओ भाई क्या इसका सही आंसर है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वीड्स वो हैं जो कि अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेतों के अंदर या कहीं पे भी, जो कि जो एक्चुअल में क्रॉप आप लगा रहे हो, फसल लगा रहे हो, उसके साथ में कंपीट करती है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, चाहे फिर वो पानी हो, न्यूट्रिएंट हो, कुछ भी हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, खरपतवार होती यही है। बट एक चीज ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के हेल्थ को भी शो करती हैं। जहां पर आपको वीड्स ज्यादा दिख रही हैं, इसका मतलब वहां पर आपको जो सॉइल की क्वालिटी है, वाटर का लेवल है, पीएच जो लेवल होना चाहिए स्लाइटली, हमारी सॉइल एसिडिक हो तो पीएच वैल्यू जो है 7 से थोड़ी सी कम हो तो अच्छा रहता है ना। तो वो चीजें शो करती हैं, वीड अगर प्रेजेंट है इसका मतलब अच्छी हेल्दी कंडीशन है आपकी सॉइल की। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंसर अगेन सी। अभी क्या है, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया FSII, उनके द्वारा यह बताया गया कि हमारे देश के अंदर ज्यादा भी नहीं तो हर साल 92,000 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 11 बिलियन डॉलर के लगभग का अमाउंट हो गया, इतने अमाउंट का लॉस होता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी में लॉस की वजह से, और मेन कारण है उसका वीड। ठीक है, खरपतवार। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई दी। वीड जो है वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, बट अगेन ये कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव भी काम कर, या मतलब इंडिकेटर का काम भी कर देते हैं इकोसिस्टम के लिए। एग्जाम्पल देखो वीड्स के, एक तो बेरमुडा ग्रास, कैनेबीस, इसके अलावा डेंडलियंस, ठीक है, प्लेंटेन, टिस्ट्रेल, गूसफुट, ठीक है, इसके अलावा नेटल लीफ, ग्राउंड चेरीज, ग्राउंड सेल, कॉमन, हैनबिट, ये एग्जाम्पल्स हैं। इनको भी ध्यान रख लेना, कई बार यूपीएससी इनमें से 2-4 नाम डाल के पूछ सकती है। रिसेंटली न्यूज में थी भाई ये टर्म्स, ये क्या है, तो आपको बता देना खरपतवार है। ठीक है, ये नेगेटिवली इंपैक्ट करती है जो भी आप चाहते हो उसके लिए। क्यों, खेती में आप पर्टिकुलर एक क्रॉप को ग्रो करना चाहते हो तो वहां पर फिर ये वीड्स ग्रो करके उस क्रॉप के साथ कॉम्पीट करती हैं, क्योंकि फिर इनको भी वही चाहिए जो आपकी क्रॉप को चाहिए, तो क्रॉप का हिस्सा ये खा जाती है तो प्रोडक्टिविटी में नुकसान आ जाता है। पर ये एक तरीके का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं, जैसे मैंने बताया बायो इंडिकेटर है। दूसरा, इनका आज के टाइम पे यूज किया जा सकता है बायोगैस बनाने में, है ना, कंज्यूमेबल प्रोटीन्स बनाने में। आपको मैं एक बताता हूं, बथुआ आता है ना, इनमें से किसी एक का नाम है टेक्निकली, बथुआ जो होता है ना, वो आप क्या देखते हो खाने में काम आता है, बहुत हेल्दी डाइट होती है वो। चलिए आगे चलते हैं, वो भी एक तरीके का वीडी है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सारथी 1.0 इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, it is an initiative intended to empower disadvantaged communities. Second statement, this initiative aims to bridge the awareness gap and provide legal assistance to ensure the effective implementation of सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। बताओ दोनों स्टेटमेंट में क्या रिश्ता है, क्या दोनों सही हैं, कोई सा गलत है, जो भी लगे प्रॉपर आंसर आपको सेलेक्ट करना है, पॉज करके तैयार कर लो। देखो सारथी 1.0 इनिशिएटिव है ना, इसका मेन टारगेट ये है कि हमारे देश के अंदर जो भी मार्जिनलाइज बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को अभी अपनी लीगल राइट्स इंश्योर करवाने, उन लोगों को लीगल जो भी उनकी फाइट है, एस्पेक्ट्स हैं, उनमें वो आसानी से काम कर सके, उनको सपोर्ट देने के लिए ये मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया जाएगा कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं या फिर जो भी फैसिलिटीज चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ना, वहां तक पहुंचाने का काम। तो ये बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये सेकंड वाला सपोर्ट भी करता है फर्स्ट वाले को, तो ये आपका आंसर ए चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और दूसरी तरफ आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इन्होंने मिलकर के ये सारथी 1.0 लॉन्च किया है, जिसका मेन काम यह है कि एक तो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके हमारी सोसाइटी के जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं, चाहे फिर वो एससी हो,
ओबीसी हो, है ना, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर पर्सन, कोई अल्कोहलिज्म का विक्टिम हो, है ना, पति या किसी भी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, शराब के नशे की वजह से परिवार में जो कलेश हो जाते हैं वो लोग हैं, या फिर कोई अब्यूज करने वाला सब्सटेंस का पर वो निकलना चाहता है ना, इसके अलावा कोई बैगर है ना, नोमैडिक ट्राइब है, एससी एसटी सब इंक्लूडेड है। कुल मिलाकर के इन सबको सपोर्ट देने का ये काम हो जाएगा। इसका मेन एजेंडा है कि यूनाइटेड नेशन का जो 2030 का सस्टेनेबल गोल है ना, कि भाई कैसे भी करके हम पुअर्टी रेडिकेट करना चाहते हैं, इनइक्वालिटीज खत्म करना चाहते हैं, जेंडर इक्वालिटी लाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये सपोर्ट कर जाएगा। राइट, इसका मतलब एक तरीके से ये सरकार की पॉलिसी और जुडिशरी के थ्रू जो लीगल आप अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो, उन दोनों के लिए यहां पर काम होगा। ठीक है, अगला सवाल, विद रेफरेंस टू वन हॉर्न राइनो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, आईयूसीएन रेड लिस्ट में it is classified as critically endangered. Second, it is the only species of rhino found in India. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। बताओ भाई, पॉज करके अपना आंसर रेडी कर दो। देखो, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं, वल्नरेबल में डिक्लेयर किया हुआ है। और ये जो वन हॉर्न राइनो है, ये इकलौता ऐसा गैंडा है, ऐसा राइनो है जो कि इंडिया में मिलता है, अदरवाइज बाकी जावन, सुमात्रन वो अलग अलग है, व्हाइट राइनो आपका अफ्रीका वाला वो सारे हो जाते हैं, बट इंडिया में जो मिलता है दैट इज वन हॉर्न राइनो है, जिसको इंडियन राइनो भी बोल दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड राइट है, हमसे करेक्ट ही पूछा है तो 20 का सही आंसर चला गया। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है इसमें। अच्छा, हमारे कौन कौन से स्टेट्स में ये मिलता है? असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में मेजरली, और असम में तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म लुक्स जेपलिन, LZ, okay, sometimes seen in news is related to dark matter, water conservation technology, Mars exploration, Chandrayaan 4। बताओ किससे संबंधित है भाई LZ? देखो, इसका आंसर है सीधा डार्क मैटर। जान लेते हैं क्या है मुद्दा। मुद्दा कुछ ऐसा है, देखो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जेनॉन NT देख लो जो इटली का है, पेंडेक्स 4T देख लो जो चाइना का है, और LZ की बात कर लो। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डार्क मैटर की स्टडी करने के लिए तैयार हुए थे। जब स्टार्ट हुए थे तब यूं था कि वाकई में कितना कुछ हमें पता पड़ जाएगा यूनिवर्स के बारे में, बट अभी तक इन प्रोजेक्ट से कोई भी प्रॉपर आउटकम नहीं निकला है। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि डार्क मैटर एक्चुअल में होते क्या है। देखो, वैसे देखा जाए तो डार्क मैटर का मतलब वो जो मटेरियल यूनिवर्स का पार्ट है बट लाइट एमिट नहीं करता। ठीक है, जिसका मतलब खुद के पास में कोई एनर्जी है नहीं, और अगर कोई थोड़ी बहुत लाइट आ भी जाती है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से उनका कलर या उनकी अपीयरेंस हो जाती है डार्क। और आप देख सकते हो कि यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है। बस उसी को थोड़ा एक्सप्लोर करने से संबंधित ये प्रोजेक्ट्स हैं, बट पॉइंट क्या है, सफलता अभी भी कुछ मिली नहीं है। राइट, तो ये था मेन आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग पेयर्स, आपको करेक्टली मैच्ड पेयर्स बताने हैं। एक तरफ है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, दूसरी तरफ है उनके नॉमेनक्लेचर नेम्स। टाइफून साउथ चाइना सी में बोले जाते हैं क्या? हरिकेन अटलांटिक ओशन, विली विली ऑस्ट्रेलिया। बताओ भाई कौन कौन से पेयर्स एकदम प्रॉपर्ली मैच्ड है, काउंटिंग करो, अपना आंसर दो। राइट, पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो। देखो तीनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का मतलब हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ, आप कह सकते हो कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये साइक्लोन्स आते हैं जबरदस्त तरीके से, जो कि गर्मी के टाइम पे, समर्स के टाइम पर मेजरली डेवलप होते हैं। तो इस टाइम पर आपको पता है समर का जो सीजन अभी चल ही रहा है, या फिर हम कहें कि अभी मोटा मोटा भी प्रेजेंस है इक्वेटर से ऊपर की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडियन ओशन देख लो, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, एक आपका साउथ चाइना सी वाला एरिया देख लो, इसके अलावा एक आपका आ जाएगा अटलांटिक ओशन का भी नॉर्दर्न रीजन। यहां पर आपको इस तरीके के साइक्लोन्स की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इनके अलग अलग लोकल नेम्स दिए हुए हैं। उनके नामों की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो विली विली बोल ही देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कब आता है? ऑस्ट्रेलिया की समर अब स्टार्ट होगी ना, तो वहां पर यही टाइम आपको मोटा मोटा देखने को मिलेगा विली विली का। जो अभी की बात करें हम, अगर फेब मार्च इस समय पे, जिस टाइम पर हमारी गर्मियां आने वाली होती है ना, उस टाइम पर उनके थोड़ा सा ये विली विली का असर देखने को मिलता है।
सिमिलरली हरिकेन और ये है, ये अभी चल ही रहे हैं हमारे आसपास के एरिया के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्टली मैच्ड है। क्यों आया? अभी देखो हरिकेन हेलीने है ना, उसने बहुत तबाही मचाई है इस वाले एरिया में, यूएसए के साउथ ईस्टर्न यूएसए में। तो इस वजह से ये न्यूज में आ गया। ठीक है। और हरिकेन्स हैं ये बेसिकली कहाँ पर इफेक्ट डालती हैं? कैरेबियन ओशन, ये एरिया देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये इधर वाला कैरेबियन आइलैंड वाला एरिया आ गया, अटलांटिक ओशन का रीजन है ही, यहाँ पर इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। नेम्स है वो मैंने बता दिया। इंडियन ओशन में इनको बोलते हैं साइक्लोन्स। बाकी विली विली हरिकेन और टाइफून में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमस्ते प्रोग्राम। बताओ भाई नमस्ते प्रोग्राम क्या है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना। फर्स्ट, इट वाज लॉन्च इन 2022 एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरा बोला जा रहा है इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बताओ क्या है इसका सही आंसर? पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। ये स्कीम लॉन्च इसलिए की गई थी कि जो सीवेज वर्कर्स है ना, जो काम करते हैं सेप्टिक टैंक में जाकर के गंदगी साफ करते हैं लोगों की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाता है उनका। तो उसको उससे उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये कदम उठाया था, नमस्ते प्रोग्राम। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब ये हो गया कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो ऐसे में ये जो सिविज वर्कर्स हैं उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये अपने आप में प्रोग्राम है। नमस्ते की अगर बात करें तो अभी क्या है, एक तो अभी डेटा रिलीज किया गया है कि सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स है ना, उनसे डेटा शो अभी पार्लियामेंट में पूछा गया था, गवर्नमेंट से सवाल जवाब हुए थे। तो स्कीम को लेकर के थोड़ा सा मुद्दा उठ गया कि हाँ भाई अभी तक भी ये स्कीम जो है अभी काम कर रही है, नो डाउट, बट अभी भी अप टू द मार्क काम नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से एलिगेशंस लगते रहते हैं, आपको पता है। तो यहां पर पॉइंट है मेन काम कि कैसे भी करके जो सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उन लोगों को डिग्निफाइड लाइफ देना, एम्पावर्ड फील करवाना। इस स्कीम की अगर बात करें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम है, और ये 2022 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लॉन्च हुई थी, जिसमें मेन टारगेट ये है कि हमारे देश में 4800 से ज्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहां पर ये जो सीवर एंड सेप्टिक टैंक में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको हम अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, एम्पावर करना चाह रहे हैं। ये दोनों मिनिस्ट्रीज हैं वो एज इट इज हैं ही, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला सवाल, नेपाल बताओ कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इंडिया का मैप देखते रहते हैं तो नेपाल तो आता ही है। बताओ भाई क्या है इसका आंसर? देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम सबसे ये बॉर्डर शेयर करता है। क्यों आया है ये न्यूज में? अभी नेपाल में फ्लड्स आई है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, जिसमें 170 के लगभग नेपाली लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे में आप खुद देख सकते हो, उत्तराखंड जो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन पांचों से ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। इसके अलावा नॉर्थ में इसके तिब्बत आ जाता है, जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। इसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। भूटान से बॉर्डर शेयर करता ही नहीं है नेपाल, क्योंकि बीच में सिक्किम आ जाता है। यहाँ पर आप देखो ये सिक्किम बीच में आ गया। अगला सवाल देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों को देखना है सही गलत और रिलेशनशिप देखनी है इनकी, है ना। फर्स्ट, द पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज नियरली हाफ्ड फ्रॉम 2017-18 टू 2021-22। सेकंड स्टेटमेंट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ was launched in 2018 for eligible families to get cashless treatment up to 5 lakh rupees every year। बताओ भाई क्या है इसका एकदम सही आंसर? पॉज कर लो अपना और आंसर तैयार करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा समझदारी वाला सा है कि क्या पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर घटा है, आधा हो गया। ऐसा अगर होता तो फिर हम कहाँ कह सकते थे कि हाँ जी हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ या डेवलप्ड बनना चाहते हैं। सपना ही रह जाता वो तो, फिर अगर आधी खर्चे करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई मिनिमम बेयर चीजें ही नहीं हो पा रही है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब ये खर्चा तो बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, हाफ नहीं बढ़ा है, जबकि हाँ बढ़ा चाहे मार्जिनली है पर बढ़ा है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर आपका डी चला जाता है। मुद्दा क्या है वो देखो, ऐसे में होता क्या है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का एक एस्टिमेट रिलीज होता है, ये एस्टिमेट रिलीज करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 2021-22 का ये डेटा रिलीज किया इन्होंने।
तो इसमें क्या बताया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब ये कि कमाई से ज्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं हेल्थ पर, उसकी अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने? आपके आयुष्मान भारत स्कीम ने, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ABPMJAY के नाम से जाना जाता है। आप देखोगे ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि 2021-22 का डेटा क्या शो करता है कि 2017-18 के कंपैरिजन में 2021-22 में खर्चा आप देख लो 1753 से बढ़कर के 3169 रुपए पर कैपिटा हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लगभग लगभग डबल। हाँ, वो बात सही है कि जीडीपी के हिसाब से अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो 1.35% से बढ़कर के 1.84% ही हुआ है, बट फिर भी हम ये तो कहेंगे ना कि बड़ा है। वहां तो क्या बोला था स्टेटमेंट में? आधा ही हो गया, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रही हैं। 2018 में स्टार्ट हुआ था, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें मेन टारगेट है कि एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए पर ईयर तक का आप सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट में इंश्योरेंस दे सको। इससे क्या होगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे आप कंट्रोल कर पाओगे, राइट। चलते हैं आगे, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मेक इन इंडिया 2.0 फोकसेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली। आपको इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्टली राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है ना, उसी के तहत ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। बट एक्सक्लूसिवली ये जो 2.0 लॉन्च हुआ है, ये क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है? नहीं, एडिशनल भी काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका गलत पूछा ना, तो गलत तो दूसरा स्टेटमेंट ही है, तो आंसर आपका बी चला जाएगा। अब देखते हैं क्या है मुद्दा। देखो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में लॉन्च किया था, 10 साल हो गए, ठीक है, सितंबर 25 को। एम क्या है? हम हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे इनोवेशन बढ़े, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाह रहे हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काम कर रही है, जिसके तहत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT, दैट मींस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो इसके लिए काम करता है। जबकि मेक इन इंडिया 2.0 है ना, इसका मेन काम है कि हम सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस लाना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, एडवांसमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हो। इसका मतलब आप ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हो। मेक इन इंडिया 2.0 टोटल 27 सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है, जिनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित और 12 सर्विस से भी है। इसका मतलब सर्विस सेक्टर एडिशन हुआ कि नहीं? वहां पर ओनली क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग। चलो अगला सवाल। विद रेफरेंस टू वेनेजुएला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है? वेनेजुएला शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर विद बारबाडोस, डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, डोमिनिका एंड सेंट किटीज ओनली, है ना। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। थर्ड, पिको बोलीवर इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं भाई? काउंट करके बता करना है अपने को। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें ये ओनली है ना, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बात सही है कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न पार्ट में है, और ओवरऑल अगर ग्लोब की बात करें तो इसकी पोजीशन आपको कुछ यहां पर दिखेगी। इसका मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है बट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इस पोजीशन पे आ गया, इसमें कोई डाउट आपको है नहीं। दूसरा, अगर देखें तो इसके हाईएस्ट पीक बोलीवर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी मैरीटाइम जो कॉस्ट बनती है वो बारबाडोस, डोमिनिका रिपब्लिक और डोमिनिका, सेंट किटी, इनसे ही नहीं, इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज के दूसरे जो कंट्रीज है ना छोटे बड़े, बारबाडोस या फिर आप क्या होगे, क्या बोलते हैं क्या, किंगस्टन, और ये सारे इनसे भी बनती है। तो ये ओनली वाला मामला गड़बड़ हो गया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, तो बी आंसर हो गया। आप देखो यहाँ पे, ये है वेनेजुएला। अब देखो, ग्रेनेडा, बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, लंबी लिस्ट है। हाँ, ओनली लगाते ही गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब ठीक है। और तो ठीक है, क्यों न्यूज में आया? अभी क्या है, काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2024 का अवार्ड जो है वो बेसिकली वेनेजुएलियन ओपोजिशन लीडर, जिसका नाम है मारिया कोरिना कोरिना मशेडो। ये बेसिकली अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट है ना, निकोलस मदुरो, उनके खिलाफ में ये इंडिविजुअल बहुत गजब तरीके से फाइट कर रहे हैं कई सालों से, कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली स्टैब्लिश हो सके वेनेजुएला में। तो उसको एनकरेज करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ये काम किया गया है, या काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा ये किया गया है कि इनको अवार्ड दिया जाए। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑलरेडी हमने देख ली है, नॉर्थ वेस्टर्न साउथ, मतलब ये हेमिस्फेयर वाइज तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ गए।
और इनकी बॉर्डर किससे बनती है भाई? ब्राजील से है बनती है। इसके अलावा गुयाना, कोलंबिया, ये देखो यहाँ से आराम से पता पड़ जाएगा, ये ब्राजील है, ये गुयाना है, ये कोलंबिया, इनके साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। अदरवाइज मैरीटाइम बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है वो हमने देख ही लिया। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ लोकेटेड है। रही सही में देखें तो चलिए, इसकी हाईएस्ट पीक है वो पिको बॉलीवर है ही। चलो अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू ऑपरेशन चक्र थर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ भाई क्या इससे संबंधित सही स्टेटमेंट है। ये लॉन्च किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा। दूसरा है इसका मेन टारगेट की साइबर नेटवर्क टारगेटिंग विक्टिम्स ग्लोबली, मतलब ये कैसे भी करके साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं, मतलब साइबर नेटवर्क के थ्रू जिन लोगों का भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका इन दोनों में से। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये एनआईए नहीं सीबीआई का प्रोग्राम है। दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिसेंटली क्या होता है कि इंडिया के बहुत सारे लोगों को साइबर एक तरीके का बुलिंग या फिर साइबर लेबर से निकालने का काम किया गया है ना। तो उस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन चक्र, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो आंसर बी इज द राइट ओनली आंसर। तो सीबीआई ने 26 और साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है ऑपरेशन चक्र थर्ड के तहत। ये सीबीआई ने लॉन्च किया है। मेन टारगेट है कैसे भी करके इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करते हुए साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करना, और उसके चलते जो भी साइबर क्राइम्स उनको टैकल किया जा सके। अगला सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट, they are older than Himalayan mountain range. Second, it extends across 5 Indian states. Third, बांदीपुर नेशनल पार्क is located in Western Ghats. बताओ भाई क्या है इसका आंसर सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इससे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं यूपीएससी में। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। रीजन बीइंग कि हिमालय माउंटेन्स कब बने, जब इंडियन जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। पर जब टकराई उसके बाद में हिमालयाज हैं उनका राइज होना शुरू हुआ। बट वेस्टर्न घाट्स कब बन गए थे, जब ये कॉलिजन हुआ था ना, उसी टाइम पर अरेबियन सी की तरफ एक फ्लैंक है वो टूट करके सबमर्ज कर गई थी, तो वेस्टर्न घाट उठ गए थे, इधर से यूं हाइट बन गई थी। ठीक है, तो हिमालय से तो पुराने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां से आप दूसरा स्टेटमेंट देखोगे सीधा, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। क्या ये 5 स्टेट्स के अक्रॉस ही है? काउंट करो देखें, अगर याद हो तो। गुजरात, गुजरात के नीचे फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला। बस इतने हो गए? नहीं, तमिलनाडु में भी एक्सटेंडेड है। तो इस तरीके से 6 स्टेट्स में है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। दूसरा गलत तो एक कुछ भी नहीं करना पड़ा, तीसरे के ऊपर तो जाना ही नहीं पड़ा। बांदीपुर नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर देख लो आप ये। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, कि भाई आपने जो इको सेंसिटिव जोन एरिया से रिलेटेड जो भी आपने एक डिक्लेरेशन दिया है, 6th ड्राफ्ट जो दिया है, बोलो उसको हटाओ, हम यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसको इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आपको पता ना क्या हाल हुए हैं, बस इस वजह से ये ऑब्जेक्शन राइज हुआ है कि एक तरफ तो वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड और इनके इश्यूज देखने को मिल रहा है ना केरला में इधर, तो इस वजह से इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना जरूरी है। वहीं पर डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, तो इस वजह से ये खींचतान वाली सिचुएशन बनी हुई है जो कि हमें देखनी थी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में आपको बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लंबी लिस्ट है ना। इसके अलावा 6 स्टेट से होकर के गुजर ही रहा है। टोटल लेंथ इसकी 1600 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलिए अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी से संबंधित स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, index of industrial production is compiled and published by Ministry of Finance. Second, IIP measures the growth rate of industries classified under 3 broad sectors such as mining, manufacturing and electricity. Third, the base year of for the IIP is 2011-12. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना। पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस है तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गलत है, राइट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप गलत डिक्लेयर कर दोगे तब आप देख लो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसर इज बी डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। तो ऐसे में कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, उसके द्वारा। तो अभी रिसेंटली क्या है पूरा मामला, होता क्या है कि आईआईपी जो अभी रिलीज हुआ है अगस्त मंथ के लिए, उसमें ये पता पड़ा है कि हमारे जो कोर सेक्टर हैं वो लगातार डिक्लाइन करते जा रहे हैं और 90 महीने का सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस आई है, यहां से आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जाने तो इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में एनएसओ काम करता है। एनएसओ के द्वारा ये आईआईपी रिलीज किया जाता है और इसका जो कोर सेक्टर की जो हमारी 8 इंडस्ट्रीज है उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उनके आधार पर ये डिक्लेरेशन दिया जाता है। बेस ईयर आपका 2011-12 है, ध्यान रखें इसका। चलिए अगला सवाल, द प्रॉब्लम ऑफ कोस्टल इरोजन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, वेव्स, सी लेवल राइज, सेडिमेंट लूज। बताओ भाई क्या है इसका सही आंसर। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो, कोस्टल इरोजन का मतलब कोस्टल एरिया के अंदर कटाव होना, अगर हम इंडिया की कोस्ट की बात करें। वेव्स, इसका मतलब पानी आ रहा है, पानी टकरा रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सी लेवल राइज होगा तो वेव्स भी उतना स्ट्रांग होगी, तो अगेन ये भी रिलेटिव बात है। सेडिमेंट लॉस, भाई अगर सेडिमेंट्स होंगे ही नहीं तो जो रॉक्स होंगी वो सीधा का सीधा वेव से टकरा करके कटती चली जाएंगी, तो सेडिमेंट का कम होना भी, सेडिमेंट्स का कम प्रेजेंट होना भी इरोजन को बढ़ावा देता है, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो तीनों तीनों पॉइंट्स एकदम रिलेटिव, आंसर इज डी। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है कि बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स का रिमूवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन वही यार, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, और उसकी वजह से यहां पर इरोजन बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है? एक तो वेव्स की वजह से, ठीक है, पावरफुल वेव आती है तो वो हिट करेंगी तो काटेंगी। सी लेवल राइज होने की वजह से भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो प्रॉब्लम करेगा, ज्यादा अंदर तक पानी जाएगा तो इरोजन करेगा। सेडिमेंट लॉस का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज asymmetrical federalism. Second, the sixth schedule is applicable to the state of Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura. Third, there are special provisions applicable to some of the northeastern states under the part 21st of the constitution. करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, पॉज करो, ध्यान से पढ़ो, आंसर दो भाई। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में बिल्कुल कुछ स्टेट्स को ज्यादा फेवर किया गया, कुछ स्टेट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, तो एसिमेट्रिकल इसीलिए है। इसका मतलब ये नहीं सबको बराबर ट्रीटमेंट है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सिक्स शेड्यूल जो है एटीएम मशीन से संबंधित है, एटीएम मशीन, एटीएमटी, राइट, एटीएमएम या फिर एएमटीएम बोल सकते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, इससे संबंधित बिल्कुल सही है। और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजन के तहत किए हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, ऑल थ्री। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसिमेट्रिकल है, जैसे मैंने बताया आपको किस तरीके से कि कुछ स्टेट्स को ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि सिक्स शेड्यूल में हम बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं। सिमिलरली पार्ट 21 के अंदर आप अलग अलग आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए, बी असम, सी मणिपुर, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए एच स्पेशल प्रोविजन कर रखे। क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो है उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर को प्रोटेक्शन मिल सके, ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट हो ना बाहर के लोगों का, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, जबकि ऐसा बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, एसिमेट्रिकल, कुछ को ज्यादा फेवर कर दिया, कुछ को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विद रेफरेंस टू बायोगैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। सेकंड, it is a non-renewable source of energy. Third, it is formed by decomposition of cow dung in the absence of oxygen. Fourth, it burns without smoke and leaves no residue. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा, इसका आंसर बताओ, तैयार कर लो। फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं, ये रिन्यूएबल है, ये नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार यूज हो गया दोबारा वापस होगा ही नहीं, नहीं, ये रिप्रोड्यूस होती रहती है, अपन जो रेजिड्यूज है उनका यूज करके। इसमें काउ डंग को ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर डिकम्पोज किया जाए तो तैयार हो जाती है, बिल्कुल सही है। और जब जलती है तो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती, बर्न हो जाती है कंप्लीटली। तो ऐसे में आपका दूसरा स्टेटमेंट जब आप एलिमिनेट कर दोगे तो ये गया, ये गया, ये गया, तो आंसर इज सी। ठीक है जी, चलो अभी क्या है, मीथेन, इसमें इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो मीथेन सबसे ज्यादा होती है, लगभग 75% बायोगैस की अगर बात करें। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्रेजेंट होती है। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिस पर रिलाई किया जा सकता है हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और काउ डंग को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब डिकम्पोज किया जाता है तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और जब ये जलती है तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, राइट। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया scheme, consider the following statements. First, the applicant is not eligible to get an OIC card if
his or her parents or grandparents have ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh. Number 2, it provides for the registration of all persons of Indian origin who were citizen of India on January 26, 1950. Third, an OIC card holder, essentially a foreign passport holder, gets a multiple entry, multiple पर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, सोच समझ करके अपना आंसर रेडी करो। देखो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर दादा दादा या माता पिता में से कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश से एसोसिएटेड है ना, तो वो लोग देखो ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज जो इंडिविजुअल 26 जनवरी 1950 की डेट को आप कह सकते हो कि सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे डिक्लेयर हो रखे हैं, तो वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा ओसीआई कार्ड होल्डर जनरली मतलब कहते हैं ना कि वो लोग होते हैं जो रिपीटेडली इंडिया में आना जाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये चीज तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज डी। तो देख लेंगे एक चीज है। सबसे पहली चीज, ओसीआई स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 में। इसका मेन टारगेट ये था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन के तो हैं पर जाकर के उन्होंने बाहर के किसी देश की नागरिकता ले ली, इसका मतलब इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने खुद ही, पर वो सिटीजन हुआ करते थे या उनके सक्सेसर्स हैं, तो उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है। और उसमें डेट कट ऑफ रखी है 26 जनवरी 1950। साफ साफ कहा है कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले, है ना, आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से एसोसिएटेड थे, तो आप एलिजिबल नहीं आएंगे। ये भी कंसिडर कर दिया। कोई भी मतलब ओसीआई कार्ड जो है वो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से एसोसिएटेड उनके पेरेंट्स थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे। इसका मतलब ये चीज क्लियर है। बाकी दूसरे कंट्रीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो भाई सीधी बात है, उनको 2 साल की अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन शो करना होगा। तो ये कंडीशंस है, ये हमें ध्यान रख लेनी है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रूज भारत मिशन। फर्स्ट बोल रहा है इट इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड फंड, ईजिंग ऑफ cabotage regulation and financial incentives. Second, the Ministry of Port, Shipping and Waterways is the nodal ministry of its implementation. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो अगर हम बात करें तो ये क्रूज भारत मिशन है ना, इसमें मेन टारगेट यही है कि हमारे देश के अंदर शिपिंग बेस्ड जो टूरिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें। तो उसके लिए ये प्रोविजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, इसमें डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया जाएगा जिसके चलते जो भी इश्यूज आते हैं ना शिपिंग को प्रमोट करने में, उनको आसानी से किया जा सके और पैसे की प्रोविजन भी की जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर इज सी। ठीक है जी। अब देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, क्रूज भारत मिशन है वो इस लॉन्च किया है कि ज्यादा भी नहीं तो 2029 तक 4 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सके। इसके अलावा इस मिशन के लिए डेडिकेटेड फंड भी है जिसमें फैसिलिटी दी जाए कि हाँ भाई जिस तरीके से क्रूज शिप्स जो हैं उनका रेगुलेशन भी इजी हो सके और फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जा सके जिससे कि एनकरेजमेंट हो, लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसको लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे इसके 3 फेजेस में काम होगा। फर्स्ट फेज 24-25 का है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ये देखा जाएगा कि मार्केट की स्टडी हो, ठीक है, और फिर कैसे अलग अलग क्रूज का अलायंस करके, ये जैसे होती है ना ट्रेवल एजेंसीज बनती हैं, वैसे बनाने का काम हो जाएगा। फिर नए क्रूज टर्मिनल्स डेवलप करने का सेकंड फेज में काम होगा, जो भी हाई पोटेंशियल वाली जगह है जहां पर ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पर फोकस किया जाएगा। और तीसरा रहेगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम ज्यादा से ज्यादा क्रूज जो फैसिलिटी है उनको इंटीग्रेट कर सके, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट ऐसे बनता है ना, उस तरीके से लिंक तैयार करके और ज्यादा आगे तक हम पहुंच सके। ये इसके टारगेट रहने वाले हैं। यहां पर अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैबोटेज रेगुलेशंस क्या है। देखो इनका सिंपल मतलब होता है, जब भी कोई ट्रैवल से रिलेटेड आपको अप्रूवल लेने होते हैं तो वहां पर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते ही है ना। तो ऐसे में अगर आप वाया सी या एयर ट्रैवल करते हो या फिर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म आप अपना चलाना चाहते हो, तो वहां पर इन रूल रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू चैगोस आर्कीपेलागो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, it comprises low-level islands in the Pacific Ocean. Number 2, Solomon Island is present on its north side. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहां पर पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है,
यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। और इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो चैगोस आर्किपेलागो है उसके नॉर्दर्न साइड में आपको सैलेमन आइलैंड्स मिल जाएंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट ही हमसे पूछा है, तो आंसर आपका बी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी क्यों न्यूज में आया है, देखो ब्रिटेन है ना, उसकी लास्ट इंडियन ओशन में एक लास्ट कॉलोनी बच रही थी, टेरिटरी थी, वो चागोस आर्किपेलागो में, ये डियागो गार्सिया। अल्टीमेटली क्या होता है कि केस जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसने ये कह दिया कि ब्रिटेन को ये पर्टिकुलर एरिया खाली करना होगा। तो ऐसे में जो डियागो गार्सिया वाला एरिया है ना, अब ब्रिटेन ने वेकेंट कर दिया और अल्टीमेटली वो अब किसके हाथ लग गया है, मॉरिशस के हाथ। तो इसलिए ये यूनाइटेड किंगडम की आप कह सकते हो लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी है, इंडियन ओशन नहीं, यूनाइटेड किंगडम अफ्रीका की लास्ट कॉलोनी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए लोकेशन, लोकेशन हमने देख ली, इंडियन ओशियन में आ ही जाता है ये, और इसके नॉर्थ में यहां पर सैलेमन आइलैंड्स भी लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। बाकी ये 58 आइलैंड्स का पूरा ग्रुप है, नाम याद रख लेना, पेरोस, बहनोस। ठीक है, इसके अलावा नेल्सन आइलैंड, थ्री ब्रदर्स, ईगल आइलैंड, ठीक है, डेंजर आइलैंड, इसके अलावा एगमोंट आइलैंड, ये इसी में आते हैं चागोस आर्किपेलागो में। ठीक है जी, चलिए इसमें ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में है ही, अगेन ये इंडियन हमारा इंडिया, यहां से आ गया हमारा लक्षद्वीप, इसके नीचे ये मॉलडीव्स, फिर उसके नीचे ये चागोस आर्किपेलागो। ये पूरी एक रिज है ना, एक ये कहते हैं ना कि पानी के नीचे दबा हुआ माउंटेन रेंज है, इसीलिए हमें आइलैंड की तरह दिखता है, थोड़ा सा इसका टिप दिख जाता है तो। ठीक है जी, चलो मेन मेन चीज आ गई काम की, आगो नेक्स्ट आ जाओ अब। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज डिजाइन टू प्रोमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नंबर टू, इट इंक्लूड स्पेशल एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप टू प्रोमोट innovation in agriculture. Third, to avoid duplication, ensure convergence, respective local governments have been given flexibility in planning and executing agricultural strategies. इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने, कितने इसमें गलत स्टेटमेंट्स हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसमें सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने का काम है, साथ ही साथ जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स लॉन्च होना चाहते हैं या हो चुके हैं, तो उनको आगे एनकरेज करने के लिए फंड फैसिलिटी भी इसके तहत की जा रही है। बट लोकल एस्पेक्ट को देखते हुए, एक तरीके से लोकल एस्पेक्ट को देखते हुए स्ट्रेटेजीज तैयार करना एग्रीकल्चर से संबंधित, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को है। ये एक यहां पर खेला थोड़ा सा हो गया यहां पे। तो तीसरा स्टेटमेंट अकेला गलत है, बाकी सब सही है, तो नॉट करेक्ट ही तो पूछा था, ओनली वन। ठीक है, ठीक है। अब न्यूज में क्यों है, देखो यूनियन कैबिनेट ने फाइनली अभी क्या है, एक अप्रूवल दिया है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, ठीक है, और उसको बाइफरकेट कर दिया गया है, उसको बाइफरकेट करके दो अम्ब्रेला स्कीम्स में बना दिया है। एक तो है आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक है कृषोन्नति, कृषि उन्नति को दोनों को मिक्स कर दिया, कृषोन्नति योजना, ये दो पार्ट्स में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो इसके तहत आप देखो गवर्नमेंट की तरफ से 57,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अलोकेट किया गया है, जिससे कि एग्रीकल्चर में हम रिसर्च इनोवेशन को कंटिन्यूअसली ला सकें, और इसके लिए फंड फैसिलिटी भी की जा रही है, जिससे कि इनोवेशन को हम एनकरेज कर सकें, नए लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट कर सके एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिससे कि वो लोकल एस्पेक्ट को देखते हुए फिर स्ट्रेटेजीज डेवलप करें, है ना, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए, जिससे कि डुप्लीकेशन भी ना हो, कॉपी पेस्ट वाला काम भी ना हो, राइट। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज एन इको इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। दूसरा, it aims to preserve rare endangered tree species native to central India. Third, it has fast growing oxygen producing trees, aim to combat air pollution and foster a healthier environment. आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर दो। देखो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है ना, उससे संबंधित ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों ही सही हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जो है ना, रोड ट्रांसपोर्टेशन वाली, उसी के अंडर में NHAI काम करती है, तो उसी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। नागपुर में इसकी लॉन्चिंग हुई है। टारगेट ये है, अब नागपुर आपका पता है विदर्भ वाला, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया आ गया,
वहां पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो लोकल ट्रीज है, वेजिटेशन है, उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, जो कि दो बेनिफिट देगी। एक तो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी, एक ऑक्सीजन को जल्दी से प्रोड्यूस करेगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत कुछ है नहीं, तो नन, डी आंसर चला जाएगा। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इनॉग्रेट किया है ये नागपुर में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। काम जो है वो ही है, पॉइंट्स। अच्छा, ये लॉन्चिंग कहां पर हुई है? नेशनल हाईवे है ना, नागपुर हैदराबाद वाला, NH44, उस पे लोकेटेड है ये आपका ऑक्सीजन बर्ड पार्क। ये भी देखो, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके से हाईवेज हाईलाइट हो गए ना, तो कई बार मैच द फॉलोइंग में हाईवेज का भी नाम आ ही जाता है। इसमें आप देखोगे कौन कौन से पेड़ हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा, जिसमें इंडियन बेल है, गुमकरिया है, ठीक है, इंडेंजर्ड येलो फ्लेम है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा मेनली। राइट, टारगेट है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना। अगला सवाल, with reference to Mudumalai Tiger Reserve, consider the following statement. It is located at the tri-junction of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Second, it is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. Correct statement आपको चूज करना है। पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, अगर आपने अच्छे से मैपिंग देखी है तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं उस वाले एरिया में ही आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का पार्ट आपका ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो चलो मैंने आपको सही बता दिया, बट फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का कोई रोल नहीं। ये जो ट्राई जंक्शन है जहां पर नीलगिरी लोकेटेड है, ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु ट्राई जंक्शन है, इसलिए यहां पर आंध्र प्रदेश वाला ऑप्शन आकर के गड़बड़ कर गया। तो ओनली बी जो है, टू सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट। अभी ये क्यों पूछा आया है, क्यों आया है? अभी देखो, सर्वे हुआ, ठीक है, कहां पर? आपके मुदुमलाई रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में। तो वहां पर 33 नई रेप्टाइल स्पीसीज का पता पड़ा है और 36 नई एम्फीबियन स्पीसीज का पता पड़ा है। इस वजह से ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हाईलाइट हो गया। अब आप देख लो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और यहां पर ये है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर्ड है। इसमें आपका बांदीपुर, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओके, इसके अलावा मुखूर्ती नेशनल पार्क, ये नेम सारे इसमें इंक्लूडेड आ जाते हैं। राइट, इसके अलावा देखा जाए तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। ट्राई जंक्शन वाला पॉइंट बता ही दिया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हम मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखें तो इसमें वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तो इसके वेस्ट में है, बांदीपुर है इसके नॉर्थ में आ जाता है, मुखुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली है वो इसके साउथ में आ जाता है। इस तरीके से ये नीलगिरी का पार्ट बन जाता है बाकी औरों के साथ में मिलके। अगला सवाल, और प्रोबेबली ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू लेपर्ड्स इन इंडिया, consider the following statement. First, leopard census is conducted by National Tiger Conservation Authority. Second, as per the census of 2022, Odisha has the largest population of leopard in country. Third, leopards is classified as vulnerable by IUCN Red List. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर दो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वही लेपर्ड सेंसस कंडक्ट करती है। बट सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि 2022 का जो सेंसस हुआ था उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेपर्ड्स की आपकी मिली थी मध्य प्रदेश में, ना कि उड़ीसा में। तो दूसरा अगर आप हटाओगे तो तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बी अपने आप ही आंसर चला गया। तीसरा एकदम सही है, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको डाला हुआ है। अभी क्या है, उड़ीसा में ये एस्टिमेट लगाए गए हैं कि 668 से लेकर के 724 के लगभग लेपर्ड पॉपुलेशन हो चुकी है, तो मीडियन इनका 696 के लगभग आ रहा है। बाकी स्टेटमेंट्स की बात हमने कर ही ली है। हमारे देश के अंदर 13,874 लेपर्ड्स के लगभग मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। लेपर्ड की अगर बात करें तो इसको मैंने एक डिटेल में आपका जो स्पीसीज वाला वीडियो आता है उसमें अच्छे से कवर भी किया है। इसको कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN में वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप देखते हो शेड्यूल फर्स्ट में, और साइट्स में भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस सेशन में हमारे पास में अराउंड 25 क्वेश्चंस थे जो कि हमने देखे, ठीक है। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओगे, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। इसी तरीके से अगले हफ्ते मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, जो कि आपके आज से लेकर के और आने वाले सैटरडे तक के होंगे, ठीक है। तो बने रहिए PW Only IAS के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।